नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। नेपाल में बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में प्रचंड जीत की और 165 में से 36 सीटें जीती 83 पर आगे। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष 8वें दिन भी जारी। अमेरिका ने इसराइल को $151 मिलियन की हथियार बिक्री को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में 1129 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तेल कंपनियों ने महानगरों में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की। और चेक गणराज्य के प्राग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में डी कुकेश ने 9वें अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। उनकी पार्टी 165 में से 36 सीटें जीत चुकी है और 83 पर आगे है। एक रिपोर्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 48 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार 36 सीटों में विजयी हुए हैं और 83 सीटों में उन्हें बढ़त मिली है। अभी तक नेपाली कांग्रेस को 6 सीटें, यूएमएल और एनसीपी को 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के 8वें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान ने हवाई और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को $15 करोड़ से अधिक के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। आज तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर हवाई हमले हुए। इसराइली सेना ने तेहरान पर फिर हमले की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में अब तक 1332 लोग मारे गए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और ईरान को बिना शर्त समर्पण करना होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा है कि बिना शर्त समर्पण की अमेरिका की मांग ख्वाब ही रहेगी। उन्होंने खाड़ी देशों में ईरान के हमलों पर खेद भी व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमले सेना के भीतर गलतफहमी के कारण हुए और ईरान हमले रोक देगा। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए कुछ और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +974 5564 7502 974 5536 2508 और 974 553846 831। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। दूतावास से ईमेल पते cons.doha@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर की गई इस खबर का खंडन किया है कि सऊदी अरब ने एक भारतीय सहित इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मंत्रालय ने लोगों से निराधार दावों के प्रति सतर्क रहने की भी अपील की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन उसकी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देश की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति से हिंद महासागर के अन्य देश भी लाभान्वित होंगे। जो भारत के साथ होंगे उन्हें अधिक लाभ मिलना तय है। इंडिया हिंद महासागर के संदर्भ में भारत का विशेष महत्व है और इसलिए यह एक विशेष जिम्मेदारी और योगदान भी है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे अच्छे संबंधों के चलते हम कई देशों को एक मंच पर ला सकते हैं। शायद वे हम पर अधिक भरोसा करते हैं या हमारे साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। हमारी संस्थाएं IORA, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, बिम्स्टेक विशाल हिंद महासागर को बृहत्तर आकार दे रही है। अपने सहयोगी देशों सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों के साथ हमारा एक लंबा सहयोगात्मक इतिहास रहा है।
कार्यक्रम में सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में 1,129 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के चतुर्दिक उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इनमें सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उत्थान शामिल है। संथाली लोग अपनी मातृभाषा एवं लिपि में लिखे नए संविधान को पूरी तरह जान सकेंगे और उसी हिसाब से अपना जीवन शैली को बना सकेंगे। भारत सरकार द्वारा पिछले दशक के दौरान आदिवासी समाज के गौरव को नई पहचान दी गई तथा उनके विकास को नई गति प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहरे जुड़ी हैं और पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के साथ मनुष्य के सह अस्तित्व के अनुकूल हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संताली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 2003 के संताली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष संताली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है। संताली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के 8वीं परिषद में उसको शामिल किया गया। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक क्षमता केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि एरोस्पेस क्षेत्र के अग्रणी कंपनी एयरबस यूरोप से बाहर अपना दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल केंद्र भारत में स्थापित कर रही है। बेंगलुरु में एयरबस इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस इकाई में एयरबस के वाणिज्य विमान और हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण प्रणालियों को डिजाइन और विकसित किया जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया। हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत संचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। श्री कुमार ने बताया कि उन्होंने राजनीतिक दलों के अलावा विभिन्न पक्षों से बातचीत की। हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत चर्चा की। हमने केरल के उन युवाओं से भी मुलाकात की जो आगामी चुनाव में मतदान करेंगे। मैं साक्षरता क्लब और उन सभी युवा लड़कों और लड़कियों की भी सराहना करता हूं जिनसे हम यहां आने से पहले मुलाकात की। हम अपने बूथ स्तरीय कर्मियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। केरल ने दुनिया के कई हिस्सों को लोकतंत्र का सही अर्थ सिखाया है। आज जन औषधि दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि परियोजना से अनगिनत परिवारों के इलाज के खर्च में बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किफायती कीमतों पर गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे लगभग 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए गलियारे का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा दीपाली चौक मजलिस पार्क मेजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में सशस्त्र बल, पुलिस और अन्य क्षेत्रों सहित 150 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से लगभग 1,000 महिलाएं भाग लेंगी। कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं भी होंगी। पहली चर्चा श्रम संहिता महिला सशक्तिकरण पर और दूसरी चर्चा स्व सहायता समूह की महिला उद्यमियों पर केंद्रित होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शक्ति वॉक का आयोजन करेगा।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पदयात्रा सुबह 7:30 बजे से सुबह 10 बजे तक चलेगी और इंडिया गेट से विजय चौक तक कर्तव्य पथ पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शक्ति पदयात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को सम्मानित करना है। इस पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों और अन्य प्रतिष्ठित महिला नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों सहित महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। प्रतिभागी शी लीड्स भारत थीम के तहत एक साथ चलेंगे, जो प्रगतिशील और समावेशी भारत को आकार देने में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की महिला अधिकारियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। नारीत्व और राष्ट्रीय गौरव की भावना का जश्न मनाने के लिए इंडिया गेट पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी जाएगी। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत आज से 60 रुपये बढ़ गई है। ये दर महानगरों में लागू होगी। अब दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 913 रुपये, मुंबई में 912 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928 रुपये 50 पैसे हो गई है। व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कीमतों में 115 रुपये की वृद्धि की गई है। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित है। पिछले महीने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष ने लोकसभा के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी। सरकार ने सोशल मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। सबसे पहले बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। कल लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शीफेंग को हराया। उधर शतरंज की बात करें तो चेक गणराज्य में प्राग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने कल 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया। अरविंद चिदम्बरम ने अंतिम दौर में चेक गणराज्य के डेविड नवारा को हराकर 5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा हासिल किया। चैलेंजर्स वर्ग में दिव्या देशमुख ने चेक गणराज्य की हरबेक स्टेपन को हराकर 5 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली 5वें स्थान पर रहे। और आखिर में बात क्रिकेट की। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सैन्य संघर्ष के कारण लगभग 1,18,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें अफगानिस्तान के लगभग 1,15,000 लोग और पाकिस्तान के लगभग 3,000 लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सहायता मिशन ने दोनों देशों से शत्रुतापूर्ण कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश और गुजरात में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन तक पश्चिमी राजस्थान और कोंकण में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। ओडिशा में भी आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अगले 4 दिन तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में प्रचंड जीत की ओर 165 में से 36 सीटें जीती, 83 पर आगे। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष 8वें दिन भी जारी। अमेरिका ने इसराइल को $151 मिलियन की हथियार बिक्री को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में 1,129 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तेल कंपनियों ने महानगरों में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी की। और चेक गणराज्य के प्राग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में डी कुकेश ने 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।